क्वेश्चन जो है शेयर किया है। अभी फिर से एक बार मैं क्वेश्चन आपको पढ़ दे रहा हूं और इसके बाद हम कंटिन्यू चलेंगे। ओके, क्वेश्चन था फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए फॉल फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट दिया हुआ है। ट्रेडिंग का टोटल आपको 4,50,000 दिया है। डेबिट साइड में आपको स्टॉक दिया हुआ है 35,000 का, परचेज दिया हुआ है 2,25,000, बेसिस दिया है 6,000 का, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 1,84,000, बाय सेल्स 4 लाख और स्टॉक एट इन यानी वर्ष के अंत में स्कंध जो दिया हुआ है वह 50,000। ठीक है, इसमें आपका P&L अकाउंट है। P&L अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आपका दिया है 10,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 40,000, लॉस ऑन सेल्स ऑफ प्लांट 10,000, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा 1,84,000, 1,84,000। आपको फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो: ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो। तो हम रेशियो लाभदायकता प्रोबेबिलिटी रेशियो के आधार पर हमने इसकी पूरी चर्चा कर ली है। अब इसको हम न्यूमेरिकल में इसका अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन के साथ उसको अप्लाई करते हैं। तो पहले इसमें ये दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो दिया हुआ है, तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है कि ग्रॉस प्रॉफिट किससे संबंधित है, किस पर आधारित है, सेल्स पर आधारित है, सेल्स पर आधारित। और इसके आधार पर निकालना है आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है इनटू 100। ये आपका फार्मूला बन गया। अब क्वेश्चन के अनुसार से इसमें अप्लाई करने के ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 1,84,000 अपॉन सेल्स आपका दिया हुआ है 4 लाख इनटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 46%, ठीक है, 46% आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया, 46%। या यूं कह सकते हो आप सकल लाभ विक्रय पर 46% है, 46% है। ठीक है, दूसरा आपको पूछा है नेट प्रॉफिट रेशियो, चेंज हो जाएगा ये नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो लेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट की जगह में क्या हो जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट फार्मूला का सेम रहेगा, ये किससे रिलेटेड है, सेल्स पर आधारित होता है, विक्रय पर आधारित होता है। तो शुद्ध लाभ अनुपात जो है इस पर निकलेगा कुल विक्रय पर। तो शुद्ध लाभ आपका कितना दिया हुआ है, 1,50,000 रुपए, ये P&L अकाउंट में दिया होगा। लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में आपका दिया हुआ है टू नेट प्रॉफिट 1,50,000, विक्रय वही रह जाएगा आपका 4 लाख रुपए इंटू 100। कितना निकल आया ये आपका, कितना हो जाएगा, कितना प्रतिशत हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करोगे तो 37.5%। अर्थात क्या है, विक्रय पर शुद्ध लाभ का प्रतिशत कितना हुआ, 37.5%, 37.5%। ये दूसरा आपका निकल आया, फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तीसरा आपको बोलता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन को आप देखते जाइए तो क्लियर होगा, है ना।
नेट ऑपरेटिंग रेशो, सॉरी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, संचालन से लाभ अनुपात, ठीक है, शुद्ध संचालन लाभ अनुपात, शुद्ध संचालन लाभ अनुपात, ये पूछा, ठीक है। अब शुद्ध संचालन लाभ अनुपात, इसमें क्या है, इससे आशय क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग रेशियो, संचालन में आप देखते हैं कि इसमें संचालन से कितना है, तो संचालन अर्थात उसमें क्या क्या है, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, शुद्ध लाभ जो है, ठीक है, शुद्ध संचालन आपको निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, शुद्ध संचालन नेट ऑपरेटिंग, ठीक है, शुद्ध सॉरी नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, ठीक है, शुद्ध लाभ में किस चीज को जोड़ोगे, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या है, शुद्ध लाभ आपका कितना दिया हुआ था, 1,50,000, ठीक है। फिर आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या दिया हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, जो पीएनएल अकाउंट में आपको दिया हुआ है कितना, 10,000, तो टोटल कितना हो गया ये, 1,60,000, ठीक है, 1,60,000। तो ये क्या हो गया, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये किस पर निकलेगा, इसका अनुपात जब निकालेंगे तो नेट ऑपरेटिंग expenses upon sales into 100, ये इसका फार्मूला बन जाता है, ठीक है। अब इस फार्मूले के आधार पर आप चलेंगे, ये निकल गया, सीधा उसमें पुट करना है आपको, तो नेट ऑपरेटिंग रेशियो कितना हो गया आपका, नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है, ठीक है, कितना हो गया, 1,60,000, सेल्स कितना हो गया, 4,00,000 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये, 40%, ठीक है। तो शुद्ध लाभ पर शुद्ध संचालन लाभ का 40% है, विक्रय पर शुद्ध संचालन का 40% है, ये आपका शुद्ध संचालन लाभ अनुपात निकल आता है। इसके बाद इसने पूछा है ऑपरेटिंग रेशो, संचालन अनुपात, कौन सा नंबर हो गया आपका, चौथे नंबर पर, संचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशो, ठीक है। अब ऑपरेटिंग रेशो निकालते हैं, तो ऑपरेटिंग रेशो के लिए फार्मूला क्या हो जाता है, इसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, जब जोड़ देते हैं इसको, है ना, अपॉन
सेल्स इनटू 100, ये सब लाभदायकता अनुपात के अंतर्गत है, जिसके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं कि कैसे क्या क्या करना है। अब यहाँ पर कौन सी चीज निकालनी है आपको? कास्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, बेचे गए माल की लागत निकालनी होगी। कास्ट मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं यहाँ पर, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, ठीक है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? सेल्स माइनस विक्रय में किन चीजों को घटा देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट को। ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो विक्रय कितना है आपका? 4 लाख का विक्रय दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1,84,000 का है। ठीक है, जब इसको माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर? 2,16,000, 2,16,000। ठीक है, ये आपका निकल जाता है। ये क्या हो गया आपका? कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरा आपको निकालना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये आपका निकल गया। दूसरा आपको निकालना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने के लिए क्या करते हैं हम? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस, आप पीएनएल को देखिए, पीएनएल में कौन कौन से आइटम्स मदे दी हुई हैं, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है। दूसरा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आपको दिया है 10,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 15,000, दोनों का टोटल हो जाता है 24,000। ठीक है, ये आपका निकल जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब दोनों ही चीजें निकल गई, दूसरा ये भी निकल गया, तो अब इसको फार्मूला में पुट कर देंगे। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया है आपका? इस फार्मूला के अंदर कर सकते हैं, पुट कर देना है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 2,16,000, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना हो गया? 24,000 घटा सेल्स कितना है आपका? 4 लाख रुपए इंटू 100, ठीक है, तो टोटल कर देंगे इसका, कितना हो जाएगा? 2,40,000, 2,40,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100, डिवाइड कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा आपका? 60%, ठीक है, 60%। विक्रय पर संचालन का प्रतिशत 60% है। विक्रय पर संचालन 60% है। ये लाभदायकता अनुपात के अंतर्गत ये आपका यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, क्लियर है? आवाज आ रही है आप तक? नेक्स्ट इसमें व्यय अनुपात, एक्सपेंसेस रेशो, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है आप कंटिन्यू राइट डाउन करते जाइए, ठीक है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है व्यय अनुपात, एक्सपेंसेस रेशो, ठीक है। व्यय अनुपात, व्यय अनुपात में आप देखिए कि व्यय कौन कौन से हैं?
तो आप P&L अकाउंट में आप चले जाएंगे तो आपको मिलेगा, उसमें दो दिया हुआ है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो हम निकालते हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेशियो, सबका अलग अलग निकलेगा। जैसे कि मैंने बताया कि व्यय अनुपात आप निकालते हैं तो हर व्यय का अलग अलग अनुपात यहाँ पर निकलेगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में P&L अकाउंट में दो मदें दी हुई हैं, दो आइटम्स दी हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेशियो इज इक्वल टू, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100। ये पहला एक निकल गया। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, 10,000 अपॉन 4 लाख इनटू 100, 2.5। क्या बोले, 2.5, 2.5%, ठीक है। दूसरा आपका इसमें कौन सा एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी वही क्या हो जाएगा आपका, सेम चीज, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100। कितना दिया हुआ है ये, 14,000, ठीक है ना, अपॉन 4 लाख इनटू 100। कितना परसेंट आ जाएगा, हाँ 3.5। 3.5%, क्लियर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। तो जो हमने फार्मूले के बारे में बात किए थे लाभदायकता अनुपात में, उसके लगभग सभी अनुपात इस क्वेश्चन में आपका आ जाता है। ओके, क्लियर हुआ आप लोगों को, यस सर। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस और हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं जिसके लिए हम आगे चलेंगे। इसमें दूसरा हम जो है अनुपात की जो श्रेणी लाभदायकता अनुपात से संबंधित जो क्वेश्चन था वो आज हमने सॉल्व कर लिया। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, उससे रिलेटेड हम और आगे बात करेंगे। अभी हमने क्या बात कर लिया, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग, ठीक है, ये और एक्सपेंसेस आपके रेशो। तो ये यहाँ पर ये सारा चीज यहाँ पर कवर हो जाता है। दूसरा हम इसमें और आगे बढ़ते हैं तो टर्नओवर और एक्टिव रेशो, ठीक है, यानी आवर्त और क्रियाशीलता का अनुपात। इसमें हम ये देखते हैं कि क्रियाशीलता के अनुपात यानी कि एक्टिव रेशो, है ना, यानी कि निष्पादन के अनुपात अर्थात परफॉर्मेंस रेशियो, इसको ये कहा जा सकता है। आवर्त अनुपातों को क्रियाशीलता का अनुपात एक्टिव रेशियो या निष्पादन के अनुपात परफॉर्मेंस रेशियो ये भी कहा जाता है इसमें। और इन अनुपातों की जो गणना है इसका मुख्य उद्देश्य है कार्य निष्पादन और प्रबंधकों की कार्य कुशलता का मूल्यांकन करना। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रबंधन जो है, उनकी कार्य कुशलता का जो समीक्षा है उसका मूल्यांकन ये करना होता है। और यहाँ पर ये निष्कर्ष निकालना होता है कि जो उपक्रम है, जो क्षेत्र है, संस्था है, उसमें उपलब्ध साधन, जो रिसोर्सेस है, ठीक है, और जो सर्विसेज है, सेवाएं हैं, उसकी कुशलता पूर्वक से उसका विदोहन, उसका संचालन किस तरीके से हो रहा है, उसका पालन किस तरीके से किया जा रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि नीति संचालन संबंधी जो वित्त नीतियों की सीमा है उसकी मात्रा का पालन किया जाना। और इस वर्ग में प्रमुख अनुपात जो हैं
जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो रेशियो कैलकुलेशन में का आधार बनता है, उसमें ये है कि सबसे पहले हम लेते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो, सॉरी स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्कंध आवर्त अनुपात, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है इसको। तो इस अनुपात को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यानी कि ये अनुपात एक निश्चित अवधि में, ठीक है, एक निश्चित अवधि में, टाइम पीरियड में बेचे गए माल की कुल लागत के आधार पर जो स्टॉक है उसका एवरेज मूल्य से संबंधित होता है, उसको इससे स्थापित किया जाता है। इस अनुपात को ज्ञात करने के लिए या इसको फाइंड आउट करने का मेन ऑब्जेक्ट है वो ये होता है कि स्टॉक का सही तरीके से यूटिलाइजेशन जो हो रहा है उसको पता करना, यानी कि स्टॉक का यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि आपने पहले देखे होंगे कि आप सेकंड ईयर में कास्ट अकाउंट पढ़े थे, जहां पर लिफो, फिफो, हाइफो ये सब मेथड वगैरह यूज किए थे। तो उसमें क्या होता था कि भाई माल जैसे आ रहा है उसके आधार पर आप उसको किस तरीके से मेंटेन करते हो। तो उसमें अलग अलग मेथड थे कि भाई कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जिसको कि जो पहले आती हैं उसको पहले ही सप्लाई कर दिया जाता है, और कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जो कि बाद में आती हैं और पहले जाती हैं, कुछ भार के आधार पर जाती हैं, कुछ गुणात्मक के आधार पर जाती हैं। इस तरीके से ये चीजें होती है। यहाँ पर इस अनुपात का उद्देश्य जो होता है वह ये देखना होता है कि स्टॉक जो है, स्कंद जो है, उसकी यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रही है, उस पर नजर रखने के लिए करना होता है। यानी स्कंद अनुपात जितना अधिक होगा, कार्य का निष्पादन उतना ही अधिक कुशलता से हो रहा है, यह स्पष्ट करता है। अर्थात जो स्टॉक है, ठीक है, टर्नओवर है, एक्टिविटी रेशो है या परफॉर्मेंस रेशो है, इसके अंतर्गत हम जब स्टॉक टर्नओवर रेशो की बात करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की बात करते हैं, तो यहां पर ये कह सकते हैं कि इसमें स्टॉक टर्नओवर जो है इसका अनुपात जितना ज्यादा अधिक होता है उतना ही अच्छा उसको माना जाता है। अर्थात इससे ये स्पष्ट होता है कि कार्य का निष्पादन स्वयं में जो है वह अच्छी तरीके से हो रहा है। और जिन उद्योगों में अनुपात अधिक होता है वो सामान्यतः लाभ की कम दर पर वो कार्य करने को तैयार हो जाता है, यानी कि उसको प्रॉफिट कम भी होता है तो भी वो उसमें सरवाइव करता है, वो कार्य कर सकता है। ये अनुपात कम होने का यहाँ पर ये होता है कि इस अनुपात का कम होने का जो डेफिनेशन है, अर्थ हम ये निकालते हैं कि स्कंद में अधिक राशि विनियोग होती है यहाँ पर, यानी कि आपके स्टॉक है उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है और स्टॉक अधिक बार उसको पलटा नहीं जा सकता है, माने उसको उलट पलट नहीं किया जा सकता। तो स्कंद आवर्त अनुपात जो है ये किस पर आधारित होता है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड पर आधारित होता है, यानी कि एवरेज स्टॉक या इन्वेंटरी, ठीक है, इस पर आधारित होगा कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहाँ पर इसके लिए फार्मूला नेक्स्ट, ये यहाँ पर आपका स्कंद आवर्त अनुपात का फार्मूला बन जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया किस पर आधारित होता है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड अपन क्या हो जाएगा इसमें, एवरेज स्टॉक, ठीक है, एवरेज स्टॉक यानी स्कंद का औसत, इन्वेंट्री आवर है ना, इसको इन्वेंट्री भी कहा जाता है, ठीक है। अर्थात स्कंद आवर्त बराबर बेचे गए माल की लागत औसत स्कंद, ठीक है, ये आपका क्या
फार्मूला बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, औसत स्कंद निकालना है आपको, एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, औसत स्कंद या एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू प्रारंभिक स्कंद प्लस अंतिम स्कंद, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, बटे 2 से उसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, आपका एवरेज निकल जाएगा। यहां पर ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि यदि प्रश्न में बेचे गए माल की लागत ना दी गई हो, है ना, तो उस या ज्ञात नहीं हो सकता है उसमें, माने उसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, तो इसके स्थान पर इसके जगह में आप क्या करोगे, नेट सेल्स यानी शुद्ध विक्रय की राशि, उसको आप यहां पर यूज करोगे। क्या चीज के लिए, यदि प्रश्न में आपको बेचे गए माल की लागत कास्ट ऑफ जो सोल्ड नहीं दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में नेट सेल्स को आप उपयोग में लाओगे, उसको आप इंप्लीमेंट में लोगे। यदि प्रश्न में, नेक्स्ट पॉइंट, यदि मान लीजिए क्वेश्चंस में आपका एवरेज स्टॉक नहीं दिया हो, ठीक है, या ज्ञात नहीं किया गया हो, तो वहां पर आप क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, इसका आप यूज करेंगे, उसके आधार पर आप उसको निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें स्टॉक का मतलब यह है कि आपका फिनिश गुड्स से होता है। यहां पर स्टॉक का मतलब क्या हो गया, फिनिश्ड गुड्स यानी कि तैयार निर्मित माल से संबंधित होता है। सर इसके बाद हम लोग का इंग्लिश क्लास है, वो लिंक आ चुका है और क्लास भी स्टार्ट हो गया है। इंग्लिश का क्लास अच्छा है, ठीक स्टार्ट हो गया। है, क्लास को हम यहीं पर क्लोज करते रहे यार। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। ओके, थैंक गुड यू डे, सर। आई लव यू।